Day 3, Uttar Pradesh. So, hi everyone, and welcome to the challenge of 30 days, 30 states, and 30 horror story. आज है डे 3 एंड आज जिस स्टेट की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है उत्तर प्रदेश, यानी कि मेरा होम स्टेट। वो कहते हैं ना, हर एक स्टेट की अपनी एक अलग कहानी होती है, पर हमारा इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि ऐसी आपको कोई कहानी नहीं मिलेगी जो थ्रू आउट द एट स्टेट सेम हो सकता है सेम हो, पर हर एक गांव की, हर एक जगह की अपनी एक कहानी होती है। एंड ऐसा ही उत्तर प्रदेश के साथ भी है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ज़िले हैं एंड हर एक ज़िले की अपनी एक कहानी है। एंड ऐसे एक ज़िले की कहानी लेकर मैं आप लोगों के पास आई हूँ। एंड ये कहानी है श्रावस्ती नाम के एक गांव की। श्रावस्ती में एक मानीराम नाम का बंदा रहता था। ये उसकी कहानी है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज एक मिनट, अभी रात के ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं और मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। ओह गॉड, ये तो गिर ही गया। इवन दो टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है एंड मेरी काफ़ी ज़्यादा फट रही है, बट मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं तो मुझे एग्ज़ाम्स की भी तैयारियाँ करनी है, उसके साथ वीडियोस भी बनाने हैं आप लोगों के लिए। सो यार, थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करो एंड नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करना कि आप कौन से स्टेट से हो एंड आपकी स्टेट की कहानी अब तक आ गई या नहीं। तो चलो, ये प्रमोशन वगैरह को साइड में रख के स्टोरी चालू करते हैं। सो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, ये कहानी है मानीराम की। उत्तर प्रदेश में ना गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली मैं जिधर रहती हूँ ईस्टर्न साइड ऑफ उत्तर प्रदेश, वहाँ पर तो मैंने बहुत बहुत सारे गन्ने के खेत देखे हैं। एंड गन्ने के खेत में ऐसा होता है ना कि गन्ने इतने बड़े बड़े होते हैं कि अगर आप खेतों के बीच में जाओ तो आपको सूरज की रोशनी जो है वो नीचे ज़मीन पर पड़ती हुई नहीं दिखेगी। इतने बड़े बड़े वो गन्ने के पौधे या पेड़, आप जो भी कह लो, वो होते हैं। एंड ये गन्ने खाने में तो मुझे बहुत मज़ा आता था जब मैं बच्ची थी, पर इनसे रिलेटेड कुछ डेंजरस कहानियाँ भी जुड़ी हुई होती हैं जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या आपने ऐसे किसी गन्ने के खेत की कहानी के बारे में सुना है जिससे आपको डर लगा हो। चलो अब मानीराम की कहानी पर वापस आते हैं हम लोग। मानीराम रोज़ इसी गन्ने के खेत से ना अपने काम पर जाया करता था। वो कुछ 31 ईयर्स का था एंड वो वहीं गन्ने के खेत के पास में एक शुगर मिल की फैक्ट्री थी, वहाँ पर काम किया करता था। एक साइड यहाँ पर नदी थी, दूसरे साइड गन्ने का खेत था एंड उसके उस साइड जो है वो शुगर मिल रहा करता था। एंड ये नदी के उस पार जो है वो गाँव पूरा बसा हुआ था एंड मोस्टली खेत इधर था। तो इस साइड ना जैसे कि ज़्यादातर लोग नहीं रहा करते थे क्योंकि घर उधर है एंड जो लोग काम पर जाते थे वही लोग बस क्या रहता था, दिन में काम पे चले जाते थे, रात में सब कोई अपने घर में आ जाता था। And अगर आप लोग गाँव वगैरह में रहे हो तो आप लोगों को तो इतना पता ही होगा कि लोग अक्सर अपने मतलब जल्दी खा पी के सो जाते हैं गाँव वगैरह में। मैक्सिमम 8 बजे तक पूरा सन्नाटा हो जाता है। 8 क्या, मतलब फिर भी 7:30 बजे तक पूरा सन्नाटा हो जाता है एंड कोई भी इंसान आपको देखने को नहीं मिलेगा, जानवर भले मिल जाएँ। तो मानीराम इस फैक्ट्री में काम किया करता था एंड रोज़ ये अपने घर से निकलता था। बाय द वे, मानीराम के एक बीवी थी एंड उसके एक ही बच्चा था, एक बेटा था उसका। तो ये रोज़ सुबह अपने घर से जल्दी निकलता, ये नदी पार करता, गन्ने के खेतों के बीच से अपनी साइकिल लेकर उस मिल पे जाया करता था एंड वहाँ पर काम करता था। आते वक्त उसे अक्सर रात हो जाती थी क्योंकि फैक्ट्री में बहुत लंबे आवर्स तक इसे काम कराते थे एंड बहुत लंबे आवर्स तक ये काम करता था एंड आते-आते इसे 9 बज जाता था। एंड क्योंकि 9 ऑलरेडी बज चुके तो ये और लेट नहीं करना चाहता था। ये इन्हीं गन्नों के खेत से अपनी साइकिल गुज़ार के निकलने लगता था। एंड जब दिन में जहाँ जिस जगह पर इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, वहाँ पे रात में क्या हाल होगा आप तो पूछो मत। वहाँ पर रात में भी एकदम पिच डार्क रहता था, पर मानीराम को उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी बीवी जो थी, बच्चे तो नहीं, उसका जो बीवी थी वो उसको हमेशा मना करती थी कि आप प्लीज़ उस गन्नों के खेतों में से मत आया करिए क्योंकि आपको पता है ना वहाँ पर वो रहती है। तो मानीराम हँसकर टाल देता था कि ये चुड़ैल-वुड़ैल की बातों में ना मैं नहीं मानता, ये सिर्फ़ अफ़वाह होती है। ना ऐसे ही अफ़वाह लोग फैला के रखते हैं। उसकी बीवी उसे बहुत समझाती थी एंड उसकी बीवी छोड़ो, उसकी गाँव वालों ने भी उसको कई बार मना कर रखा था कि बेटा ऐसा मत किया कर एंड ये सेफ नहीं होता। भले थोड़ा और टाइम लगे,
तू घूम कर आ जाया कर, कोई बात नहीं है, पर उधर से मत आया कर। पर मानीराम किसी की बात नहीं सुनता था एंड वो हमेशा उसी खेतों से आया करता था। वो कुछ 3-4 सालों से इसी फैक्ट्री में काम कर रहा था एंड ये जो खेत थे ना, उनसे वो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुका था, तो वो आता-जाता रहता था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सोचता था कि अगर अब तक कुछ नहीं हुआ तो अब भी कैसे हो जाएगा, एंड शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक रात की बात है, मानीराम ना अपने फैक्ट्री से वापस लौट रहा था। रात के कुछ 9 साढ़े 9 बज रहे थे एंड एकदम अंधेरा था। वो ना अपने जो उसकी साइकिल रहती थी, उसकी साइकिल पर उसने एक टॉर्च बाँधा हुआ था एंड वो टॉर्च को वो जलाकर अपनी साइकिल चलाता था, क्योंकि बहुत अंधेरा रहती थी एंड ये जो गाँव था वहाँ पर उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी कि उजाला हो, तो वो टॉर्च लेकर चलता था। वो उस दिन जा रहा था, तभी जो गन्ने के खेत रहते हैं ना, वो एकदम शांत हो जाते हैं। जैसे रात में जो जानवर भी बोलते हैं ना, उन लोगों की आवाज़ें आना भी बंद हो जाती हैं। शांति रात थी, बट फिर भी उस गन्ने के खेत में बहुत ज़्यादा अंधेरा था एंड फिर उसे आवाज़ आती है किसी की, मानीराम। वो सोचता है कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है एंड इसलिए वो ये सब इमेजिन कर रहा है, वो हेलुसिनेट कर रहा है, और वो ये सब छोड़कर, मतलब ये सब जो भी उसे सुनाई दे रहा था, ये सब छोड़कर और आगे बढ़ता है। बट फिर उसे आवाज़ आती है, मानीराम। फिर वो अपनी साइकिल से उतरता है एंड वो पीछे मुड़कर देखता है। पीछे एक औरत खड़ी रहती है। वो औरत एक दिखने में तो एक नॉर्मल औरत की तरह थी, पर उसका जो चेहरा था वो उसके बालों से ढका हुआ था एंड उसके पैर ना उल्टे थे एंड वो ज़मीन को टच नहीं कर रहे थे। वो मान लो हवा में उड़ रही थी एंड ये सब देख के मानीराम की तो हक्का बक्का गुल हो गया। वो एकदम डर सहम गया। उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, पर होता है ना कि आप चाह रहे हो आप कुछ करना, जैसे स्लीपिंग पैरालिसिस में होता है कि आप कुछ करना चाहते हो पर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती, एंड सेम मानीराम के साथ हुआ। मान लो कि मानीराम के पैर वहाँ पर जम से गए हों। वो भागना चाह रहा था पर वो भाग नहीं पा रहा था एंड वो भाग नहीं पाता है। वो वहीं पे रहता है एंड वो औरत उसके पास आती है। वो औरत जैसे-जैसे उसके पास आती है, उसके मुँह पे जो बाल रहते हैं, वो अपने आप हट जाते हैं एंड जैसे ही वो बाल हटते हैं, मानीराम देखता है कि उसका चेहरा पूरा जला हुआ है एंड वो मानीराम को देखकर अजीब-सी एक हँसी पास कर रही है, जैसे कि मानीराम के साथ कुछ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब मानीराम, जो कि इतना ज़्यादा डर चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तो यही मान लिया था कि शायद ये उसका अंत है। पर तभी कुछ होता है। तभी अचानक से शायद कोई कोई आदमी उस खेत के पास से मशाल लेकर गुज़रता है एंड जैसे ही वो मशाल की जो रोशनी होती है वो थोड़ा मानीराम की तरफ पड़ती है, वो जो औरत रहती है वो गायब हो जाती है एंड मानीराम जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वो मशाल वाला बंदा कौन था, कुछ भी पता नहीं चलता है। मानीराम अपने घर आ जाता है। वो बहुत डरा हुआ था, पर वो अपनी बीवी को कुछ नहीं बताता है, क्योंकि उसे लगता था कि इसे अभी कुछ बताऊँगा तो ये और ज़्यादा परेशान हो जाएगी एंड उस रात वो सो जाता है। फिर अगले दिन वो फिर अपने काम पर चला जाता है। इस बार आते वक़्त उसने सोच रखा था कि वो उन खेतों से नहीं जाएगा। पर वो जैसे कि वो खेत जो थे ना, वो गन्ने के खेत, वो उसको अपनी तरफ बुला रहे थे एंड ना चाहते हुए भी आज रात फिर से मानीराम उसी खेतों में से जाता है। जैसे कि उसको किसी ने हिप्नोटाइज़ कर लिया है एंड वो इस खेतों से ही जा रहा है, हालाँकि उसको पता है कि इस खेतों में क्या है एंड वो जाता रहता है। फिर उसके साथ वही सब होता है, जो अब तक वो बेसुध होकर बस चला जा रहा था, जैसे कि कुछ उसके पास दिमाग नहीं है, कुछ वो सोचने की शक्ति नहीं है। फिर उसे जब वो आवाज़ आती है, मानीराम जो उसे बुलाती है, तब मान लो उसे अचानक से झटका लगता है, वो देखता है कि वो उन खेतों में है एंड वो वहाँ से भागना चाहता है, बट फिर वही आवाज़, फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, फिर वही औरत रहती है। इस बार वो अपनी साइकिल लेके तुरंत भागने लगता है, पर जैसे-जैसे वो अपनी साइकिल लेके भाग रहा होता है, वो देखता है कि वो वापस उसी जगह पे रह रहा है, वो कितना भी साइकिल चला ले वो उसी जगह पर है। वो औरत उसके पास आती है। मानीराम अपने हाथ में टॉर्च लेकर उसे दिखाता है, ये सोचकर कि शायद वो चले जाए, पर टॉर्च से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो औरत नहीं जाती है। मानीराम के हाथ से टॉर्च पिघल जाती है एंड अब फिर अगली सुबह होती है। गाँव में हल्ला मच चुका रहता है कि मानीराम लापता हो गया, मानीराम लापता हो गया।
गाँव वाले मिलकर मानीराम को ढूँढने जाते हैं। मानीराम तो नहीं मिलता, मिलती है बस उसकी साइकिल। सबको पता था कि मानीराम के साथ क्या हुआ है, पर शायद किसी के पास ये जवाब नहीं था देने को मानीराम की बीवी को कि मानीराम कहाँ गया है। मानीराम की बीवी सबसे रो-रो के पूछती कि क्या हुआ है? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरे पति को लेते आइए, वही बस मेरे और मेरे बच्चे के जीने का सहारा है। कोई कुछ नहीं बोलता है। वो बेचारी औरत अपने घर वापस लौट जाती है बेसहारा। फिर दोपहर का टाइम होता है, एक बूढ़ी औरत उस मानीराम की बीवी के घर पर आती है एंड उसके डोर पर मारती है ठक-ठक करके। मानीराम की बीवी जाकर दरवाज़ा खोलती है एंड वो रो रही होती है। वो जो बूढ़ी औरत रहती है, वो उसे सँभालती है एंड उससे बोलती है कि बेटा, अब तुझे अपना खुद का सहारा बनना पड़ेगा और अपने बेटे का भी, क्योंकि मानीराम तो शायद अब कभी नहीं आएगा। वो औरत बोलती है कि आप क्यों इतनी अशुभ बातें कर रही हैं एंड अगर आप शुभ-शुभ बोलोगे ना तो शुभ ही होगा। तो वो औरत बोलती है कि मैं शुभ बातें तो तब करती ना जब मैं वो बातें कर सकती थी, पर जब मुझे पता है कि क्या हुआ है, मैं कैसे बोल दूँ कि वो आएगा? मैं कैसे तुझे झूठा दिलासा दे दूँ जबकि मुझे पता है कि वो नहीं आने वाला है। वो औरत मानीराम की बीवी उस औरत के पैरों पे गिर जाती है एंड पूछती है, प्लीज़, प्लीज़ अम्मा मुझे बताइए। अम्मा मतलब बेसिकली आप लोग बूढ़े लोगों को बोलते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या हुआ है? तो वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि बहुत सालों पहले जब शायद मानीराम पैदा भी नहीं हुआ था, तो इसी गाँव में एक औरत रहा करती थी एंड वो औरत, उसका भी पति नहीं था, उसके बच्चे भी नहीं थे। सबने उसके पति का देहांत हो चुका था एंड उसके बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे। वो औरत इन्हीं खेतों में काम किया करती थी, इन्हीं गन्नों के खेतों में। वो सुबह काम पर जाती, शाम में उसे कुछ चंद पैसे मिलते थे, उसी से वो अपना पेट पाला करती थी एंड क्योंकि उसकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो चुका था, वो किसी से बात करना नहीं चाहती थी एंड गाँव वालों को भी यही पसंद था कि कोई उससे बात ना करे। गाँव वाले उसके ऊपर झूठे आरोप लगाते थे। ये बोलते थे कि वो काला जादू करती है, जादूगरनी है, ये है, वो है। एक दिन की बात है, वो एक औरत से बात कर रही थी। वो जो औरत थी जो कि खेत में काम करती थी, वो अपने खेतों में काम कर रही थी एंड तभी उसके पास एक दूसरी औरत आई जो कि गर्भवती थी एंड इन दोनों ने हँस के बात की। फिर पता नहीं क्या हुआ, आप डेस्टिनी बोलो कि क्या बोलो, इसके 1 घंटे के बात करने के बाद वो जो प्रेग्नेंट औरत थी उसका किसी वजह से उसका देहांत हो गया एंड वो औरत और उसका बच्चा दोनों सर्वाइव नहीं कर पाए। ये देखकर गाँव वालों का गुस्सा भड़क गया एंड उन लोगों ने सोचा कि इसी औरत ने कुछ काला जादू किया होगा एंड सबने इसे उसी गन्ने के खेत में एक, वो होता है ना, किसी चीज़ से बांध दिया ताकि वो भाग ना पाए एंड सब उसे मारने का बोलने लगे। सब उसे बोल रहे थे कि वो जादूगरनी है, वो काला जादू करती है, वो टोना करती है। वो चिल्ला रही थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करती, वो बस अपना पेट पालती है, उसे नहीं पता क्या हुआ, पर उसकी कोई एक भी बात नहीं सुनता है, क्या हुआ क्या नहीं। एंड फिर उसे लोग ज़िंदा ज़िंदा जला देते हैं। आज मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ, आई एम स्टैमरिंग सो मच। ज़िंदा जला देते हैं। वो चिल्लाती रहती है, वो चीखती रहती है कि उसने कुछ नहीं किया। पर लोगों के मन में तो मान लो कुछ भूत सवार था, वो लोग इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते एंड उसकी स्टोरी का यहाँ पे दी एंड हो जाता है। स्टोरी बोले तो उसकी ज़िंदगी का, उसकी स्टोरी तो अभी जस्ट चालू हुई थी एंड मरते-मरते ना वो इस गाँव को ये श्राप दे जाती है कि वो इस गाँव से कभी नहीं जाएगी। वो इन्हीं खेतों का हिस्सा बन जाएगी एंड जो भी इस खेतों में आएगा, वो उसका हिस्सा बन जाएगा। एंड तब से अक्सर रात में लोग इस गन्ने के खेत से गायब होते रहते हैं। इसीलिए तुम्हारे पति को मना किया जाता था कि वो रात में गन्ने के खेतों से ना जाए एंड इसीलिए कोई इस गन्ने के खेतों में से नहीं जाता था। पर मानीराम ने ना तो तुम्हारी बात सुनी, ना तो हमारी बात एंड अब जो हुआ वो तो चला गया। अब तुम्हें और तुम्हारे लाल मतलब बेटे को ही ये सब भोगना पड़ेगा। ये सब बातें सुनकर मानीराम की बीवी बहुत ज़्यादा फूट-फूट कर रोने लगती है एंड कुछ दिनों के बाद वो उस गाँव को हमेशा-हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है अपने बेटे के साथ, क्योंकि वो फिर अपने बेटे के साथ ऐसा रिस्क नहीं ले सकती थी। सो
ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई हो। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या आप लोगों ने कभी ऐसे कुछ स्टोरी के बारे में, कुछ गन्ने के खेत के बारे में या फिर अपने किसी गाँव के फ़ोकलोर के बारे में सुना है? अगर सुना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एंड अगर आप मुझे कुछ रिव्यू भी देना चाहते हैं कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं, कुछ फीडबैक, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना यार। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो एंड गेस करो कि नेक्स्ट स्टोरी जो होगी वो कौन सी होगी। नेक्स्ट स्टोरी जो होगी वो इस वीडियो के एक दिन बाद पोस्ट होगी। मतलब इफ़ दिस वीडियो इज पोस्टेड टुडे, देन दैट वीडियो विल बी पोस्टेड परसों, मतलब डे आफ्टर टुमारो। तो प्लीज़ देखना यार, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो बिकॉज आई रियली नीड दैट, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है सब चीज़ें मैनेज करना। चलो अब ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।